वेरी गुड मॉर्निंग। तो यार फटाफट से एमसीक्यू बुकलेट मेरे को पता है आप लोगों की रह गई है, या फिर करिए तो ज़्यादा ध्यान नहीं है। 10 मिनट के अंदर सारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जाने से पहले देख जाना, या सेंटर जाओ तो रास्ते में देख लेना कहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। वन मैं ये कुछ काम का नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ही नहीं। ठीक है। 1 से शुरू करते हैं। 1 के अंदर कुछ भी काम का नहीं है, बस ये दे रखा है कि टोटल एम्प्लॉयज़ मिला के 52.5 लाख रुपये की गिफ्ट दे रखे हैं सारे एम्प्लॉयज़ को मिला के। ठीक है। और 150 एम्प्लॉयज़ हैं, तो पर एम्प्लॉय 50,000 से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। बस खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। टू कुछ भी नहीं बोलता है, बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, कोई काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में कंपोजिशन स्कीम की बात है कि किन किन को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। तो आपको पता है कि पीटा वाले गुड्स पे किन किन को मिलेगी। तो आपको पता है पीटा वाले गुड्स पे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती, पान मसाला आइसक्रीम टोबैको। ठीक है। और आजकल तो फायर ब्रिक्स वगैरह और आ गए। ठीक है। और कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है। ये प्रिंसिपल एजेंट वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको मेनली पता है कि वो ही एजेंट, उसको ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जो खुद के नाम से इनवॉइस बना के सप्लाई करता है आगे। ठीक है। और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर पता है क्या दे रखा है कि कोई पर्सन है मिस्टर लाल, उसकी डेथ हो गई है। अब उसकी वाइफ और उसका बेटा नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो भाई उनको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, नया पैन, बिकॉज पर्सन चेंज हो गया तो पैन नंबर भी चेंज हो गया। बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि बोलता है कि रिफंड कितने टाइम में मिलेगा। तो आपको पता है रिफंड की डेट 2 साल होती है। अब केस टू केस डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन के अंदर ड्यू डेट थी 20 मई 2021, तो रिफंड मिलेगा 20 मई 2023। वो आपको क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान सा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7, मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई का। तो आपको अगर अलग अलग से रेट दे रखे हो, अलग अलग वैल्यू दे रखी है, तो अलग अलग ही लगाना है। मिक्स सप्लाई तब लगती है जब टोटल वैल्यू दे रखी हो और रेट्स अलग अलग दे रखी हो, तो आप टोटल वैल्यू पे हाईएस्ट रेट लगाते हैं। ठीक है। और कुछ भी नहीं था। अलग अलग वैल्यू दे रखी है तो अलग अलग रेट दे रखी है तो अलग अलग ही लगाओ। तो इसमें लिखा है रेस्पेक्टिव रेट एप्लीकेबल टू ईच आइटम। रेस्पेक्टिव रेट्स लगेगी देखो बस, क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग ही रेट दे रखी है और अलग ही वैल्यू दे रखी है सारे प्रोडक्ट की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन था ये। ठीक है। तो कुछ ज़्यादा दिक्कत का सवाल नहीं है, हो जाएगा। ये टाइम और प्लेस के सवाल आपसे बन जाएंगे, क्योंकि अगर आपको प्रोविजन आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत ये सवाल गलत कर नहीं सकती आपका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही आसान आसान सवाल है। कहाँ रिपेयर हुई, कहाँ बैंक, जैसे बैंक में आप अकाउंट खुलाने गए, आपकी केवाईसी हो रखी है, तो जिस जगह पे भी आपका अकाउंट है वही प्लेस सप्लाई मान लेंगे। बस यही है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मतलब देखने लायक सवाल नहीं था। ठीक है। आगे आते हैं। क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो तो 18% रेट मानते हैं। 18% रेट मानते हैं, इंटरेस्ट रेट मानते हो ना 18%। ये लास्ट टाइम एमसीक्यू आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज लायबल टू सप्लाई। कौन कौन सप्लाई है आपको पता है कि भाई कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो वो सप्लाई है, चाहे 1.5 लाख रुपए से कम हो तो भी। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडो जीटीए से लेके जाते हैं, याद करो, जीटीए से अगर आप मंडोर का सामान ले जाते हैं तो एग्जामेशन था, पर ये तो एयर से लेके जा रहे हैं तो टैक्सेबल हो जाएगा। ये आप ये देखो, जीटीए से अगर आप सिंगल कैरेज लेके जा रहे हो 1500 रुपये से कम है तो एग्जामेशन मिल जाएगी। ये आपको आता है, आप कर लोगे, मतलब कुछ कोई भी ट्रिकी चीज नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कब अलाउड नहीं है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कब अलाउड नहीं है ये देख लो। तो कोई पर्सन है ना जिसको ऑलरेडी कंपाउंडिंग मिल चुकी है, या फिर वो किसी इस हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर जीएसटी लॉ बाय कोर्ट। ठीक है। या फिर किसी दूसरे लॉ के अंदर वो है, उसने कोई क्राइम किया हुआ है, कोई ऑफेंस किया हुआ है, तो तीनों केस में कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। देख लो एक बार, तीनों ही केस में कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 18 फर्जी है, आप कर लोगे क्वेश्चन नंबर 18, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे हो जाएगा। बैच जजमेंट असेसमेंट 5 साल में होता है, आपको पता ही है। ठीक है। अच्छा, अगर लायबिलिटी अंडर सर्टेन केसेस का क्वेश्चन आ जाए ना, तो हमेशा आंसर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल कर देना। जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, क्योंकि सिंपल सी बात है, डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए, चाहे कोई भी दे, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। ठीक है। अच्छा सुनो, रिलीजियस पिलग्रिमेज वाला एक क्वेश्चन था, एक पॉइंट था एग्जामेशन के अंदर कि अगर रिलीजियस पिलग्रिमेज की सर्विसेज कौन सा स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन देती है ना, तो ही एग्जामेशन थी। वर्ड लिखा हुआ था कि अगर कोई रिलीजियस यात्रा, जैसे हज यात्रा हो गई, कैलाश पर्वत की यात्रा हो गई, कोई स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन करवाती है तो एग्जामेशन मिलती है। इस क्वेश्चन के अंदर रिलीजियस पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज बाय टोडरमल चैरिटेबल ट्रस्ट, भाई टोडरमल चैरिटेबल ट्रस्ट ये थोड़ी लिखा है कि स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, इसको एग्जाम मत करना। ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में था, बाकी आप कर लोगे। माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस टैक्सेबल होता है, आपको पता है। बाकी राइस में सब एग्जामेशन होता है, लेकिन कन्वर्जन प्रोसेस टैक्सेबल होता है। ठीक है। और बिजनेस फैसिलिटेटर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देगा अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में टैक्सेबल था, अर्बन एरिया, रूरल एरिया में एग्जाम था, अर्बन एरिया में टैक्सेबल है। ठीक है। ये फर्जी क्वेश्चन है, कर लोगे।
कौन सा सप्लाई नहीं है, कर लोगे आप, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 में पता है क्या दे रहा है कि आप किससे अपनी बुक छपवा रहे हो और आपने उसको 4 लाख रुपए के कागज दे दिए खुद ने उठा के, और 1.5 लाख रुपए उसने सिर्फ प्रिंटिंग का चार्ज लिया, तो डिपार्टमेंट कह रहा है कि 5.5 लाख रुपए पे जीएसटी लगाएंगे। तो द आंसर इज भाई 1.5 लाख रुपए पे जीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि कागज हमने उसको उठा के दिए, ठीक है, उसने तो सिर्फ प्रिंटिंग करके दिए, तो प्रिंटिंग पे तो जीएसटी लगाएंगे, पूरे पे क्यों जीएसटी लगाएंगे? खत्म हो गया मामला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में ऐसा बोलता है कि आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट की, कोई सीए फर्म थी जयपुर के अंदर, उसने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी अपनी ही किसी रिलेटेड पर्सन से फॉरेन से, तो भाई वो तो जीएसटी देना पड़ेगा जब रिलेटेड पर्सन से आप इंपोर्ट कर रहे हो तो। ठीक है। और 4 लाख रुपए उसका वैल्यू है, तो 4 लाख रुपए आईजीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। था ना कि अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो रिलेटेड पर्सन से विदाउट कंसिडरेशन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो जीएसटी लगता है, बस वही पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, टीडीएस वाला पॉइंट ऐसा था कि 2.5 लाख रुपए तक टीडीएस नहीं करता, 2.5 लाख रुपए एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखना है आपको, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है। क्वेश्चन भी कल बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आसान ही है, ये भी आसान है। एडवांस रूलिंग वाले कुछ हैं। कौन कौन सा सप्लाई नहीं मानेंगे, ये भी इजी है। मेरे को पूरा ध्यान है कि कौन सा टफ है कौन सा इजी, आप लोगों को कहाँ गड़बड़ होगी, करवाए हुए हैं ना पहले से। ये क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं कि टोटल एग्रीगेट टोटल टर्नओवर निकालो, टोटल टर्नओवर इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट आरसीएम के इनवर्ट सप्लाईज और जीएसटी के टैक्सेस, बस, और कुछ भी नहीं करना है टोटल टर्नओवर में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही है कि टोटल टर्नओवर निकालो, वो लोग आप इजीली निकाल लोगे, कुछ भी नहीं है टोटल टर्नओवर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एन डबल ए वाला क्वेश्चन है जो मिसलेनियस प्रोविजन है ना, उसमें से कि भाई अगर नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग डिपार्टमेंट क्या क्या कर सकता है, तो तुम्हारा वो है ना कि नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग कब आता था, जब कोई एक पार्टी केस कर देती थी कि हमारे साथ चीटिंग हुई है इस तरह के साथ, तो वो दूसरी पार्टी को बोल सकती थी कि आप अपनी प्राइस रिड्यूस करो, पेनल्टी लगा सकती थी, 10 टाइम्स पेनल्टी लगती थी, ये भी ध्यान रखना, 10 टाइम्स अगर एग्जाम में पूछ ले, और कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन भी करवा सकती थी, तो तीनों ही काम कर सकती है नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग। अगर क्वेश्चन में आ जाए ना माइनर ब्रीच, माइनर ब्रीच में ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं कि एग्जैक्ट 5,000 हुआ, माइनर बीच मतलब छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देना जो अनइंटेंशनल तरीके से हुई हो। एग्जैक्ट 5,000 की गलती है ना, तो भी टैक्सेबल है वो, पर 5,000 से कम है तो एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 5,000 पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है। एग्जैक्ट 5,000 है तो भी टैक्सेबल होगी। टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस 2 या 9 मंथ, अगर फ्रॉड नहीं है तो। ये क्वेश्चन ऐसा है कि राइस वाला है कि लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ राइस एग्जाम्प्ट होता है, आपको पता है, पैकिंग वेयर हाउसिंग ऑफ राइस एग्जाम्प्ट होता है, प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑफ माइलिंग ऑफ पैड इनटू राइस, ये अमाउंट टैक्सेबल होता है, बाकी सब एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है। ये गवर्नमेंट का अगर पोस्टल डिपार्टमेंट सेल की सर्विसेज देता है, ये वाला पॉइंट है, वो आपको आता है, पढ़ना नहीं, कंफ्यूज अभी दूर दूर से ऐसा लग रहे होंगे पता नहीं क्या है। इसके अंदर पता है क्या है कि आप सामान लेके जा रहे हो, जैसे होता है ना फूड ग्रेन रिलीफ मटेरियल, कहीं बाढ़ आ गई, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो अगर आप जीटीए से लेके जाओगे ना तो एग्जाम्प्ट है, एयर से लेके जाओगे तो टैक्सेबल है। तो इस केस में क्या है, जीटीए या रेल से लेके जाओगे तो एग्जाम्प्ट है, एयर से टैक्सेबल है। तो रेल से लेके गए, बहुत सारा सामान दे रखा है, तो रेल से एग्जाम्प्ट है, लेकिन एयर से टैक्सेबल है, बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। कहाँ कहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना है, जहाँ पे आपका हेड ऑफिस है वहां पे भी लेना है, जहाँ पे आपकी ब्रांचेस है वहां पे भी लेना है, आपको देखना है कि एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर गई या नहीं कर गई, वो आप कर लोगे, 100% बता रहा हूँ। ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन के अंदर पता है क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर मार्जिन स्कीम का क्वेश्चन है, वैल्यूएशन रूल का। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे बता रखा है कि आप क्या करते हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान परचेज करते हो और अनरजिस्टर्ड को बेचते हो। तो मार्जिन स्कीम के अंदर पता है अपन ने क्या देखा था कि जो डिफरेंस अमाउंट होता है ना, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, उस पर जीएसटी लगा देते हैं। ठीक है। तो इन तीन गाड़ियों पे, अब जैसे ये सेकंड वाली कार तो नेगेटिव है, सेल सस्ते में हुई, परचेज महंगे में की थी, तो इस पे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। पहले और तीसरे पे लगेगा सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस पे, लेकिन जो चौथी कार है ना, उस केस में नॉर्मल स्कीम लगा रखी। नॉर्मल स्कीम मतलब कि परचेज पे आईटीसी क्लेम की थी और सेल पे नॉर्मल जीएसटी देना पड़ेगा। तो नॉर्मल स्कीम है तो नॉर्मल स्कीम की तरह चलो। तो देखो, पहले फर्स्ट कार में 2.5 लाख रुपए पे कितना जीएसटी लगाना है, जीएसटी की रेट दे रखी है 18%, तो 2.5 लाख रुपीज पे 18% लगाना है पहले पे। तो तीसरे पे लगाना है 50,000 पे 18%, क्योंकि डिफरेंस हो गया। चौथे में पता है क्या कर रखा है, 9.5 लाख पे 18% जीएसटी लगाना है, जैसे नॉर्मल स्कीम में लगाते हैं। नॉर्मली ये तो करते हैं कि सेल वैल्यू पे जीएसटी लगा देते हैं और परचेज वैल्यू पे आईटीसी क्लेम करते हैं। तो 9.5 लाख पे जीएसटी लगाना है, और 8 लाख रुपीज पे 1,30,000 रुपीज की हमने क्रेडिट ली थी, तो वो क्रेडिट लेस कर देंगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना, 9.5 लाख इंटू 18% माइनस, तो देखो 1,71,000 आएगा, ये माइनस 130 कर दिया तो इट विल कम 41,000। और ये 2.5 लाख प्लस 50,000, तो 3 लाख का 18% करोगे तो वो 54,000 आ जाएगा, आंसर विल कम 95,000। ये अच्छा क्वेश्चन था, पहला आंसर आ गया इसका। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन
बिल्कुल बेकार है। 47 ये भी आप कर लोगे इजीली, है ना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक पॉइंट होता है ये, क्या बोलते हैं, एल आई सी वाला। ठीक है, एल आई सी वाला एक पॉइंट होता है, इसका आंसर भी देख लो 47 का डी। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन में पता है आपसे क्या पूछा है, कौन कौन से इनकरेक्ट है। तो सर्विसेज ऑफ एल आई सी अंडर लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस इज अप्रूव्ड बाय द एडा हैविंग मिनिमम अमाउंट ऑफ कवर इज टू लाख रुपीज एग्जाम। अगर 2 लाख रुपए का, ये स्कीम देख लो एक बार एल आई सी वाली, अगर इसमें 2 लाख रुपए या उससे ऊपर का कवर होता है ना तो टैक्सेबल होता है, बस कुछ काम का नहीं है, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर क्या है, अलादीन एक रिटेल स्टेशनर है लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन इलाहाबाद हैज रिसीव ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख रुपीज ऑन 12th नवंबर फ्रॉम अनदर लोकल रजिस्टर्ड डीलर मिस्टर जलादीन। तो इसके पास 2 लाख रुपए का ऑर्डर आया 12 नवंबर को, और उसके बाद इसने ये और एक्सपेंसेस किए थे वैल्यूएशन में, आपको पता है पैकिंग चार्जेस, फ्रेट, हैंडलिंग सब ऐड करते हैं। मिस्टर जलादीन मेड फुल पेमेंट ऑन डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर विच ही वॉज अलाउड इंस्टेंट कैश डिस्काउंट ऑफ 2,000 रुपीज। तो इसने पेमेंट कर दिया, पेमेंट के बाद इसको डिस्काउंट दिया 2,000 रुपए का पेमेंट करते टाइम। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है कि उस टाइम वो होना चाहिए था, ऐसे थोड़ी कि भाई पेमेंट ना करना है लेकिन पेमेंट करते टाइम आपको डिस्काउंट देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। तो या तो वो क्या बोलते हैं, पहले से होना चाहिए था कि हाँ भाई इतना शॉपिंग करोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा ऐसा करके कुछ रूल होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा फिर, आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो 2 लाख रुपए का ऑर्डर था, 3,000 रुपये पैकिंग चार्ज थे, और ये क्या 4,000 रुपये ये लगा दिए, तो 2,07,000 रुपीज। 2,07,000 रुपीज का 99% करोगे ना अगर, तो रुको एक बार, 2,07,000 इंटू 0.09, तो 18,630 आ गया। उसमें से 18,000 का आपने ऑलरेडी जीएसटी दे दिया, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 18,000 का जीएसटी दे दिया, तो कितना बचा हुआ है, 630 रुपये का जीएसटी बचा हुआ है। तो आंसर विल कम ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर विल कम ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसके अंदर पता है क्या दे रखा है, इसके अंदर ऐसा दे रखा है, इसका आंसर देखो ए आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। प्यारेलाल एक रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के अंदर, लखनऊ के अंदर, इज अपॉइंटेड एज अ डायल क्रेडिटर एजेंट बाय, इसको किसी ने एजेंट अपॉइंट किया सनी कार्ड कंपनी करके इसने। ठीक है, और ये कंपनी क्या करती है, चश्मे बेचती है आंखों के। ड्यूरिंग द करंट ईयर सनी कार्ड सप्लाई टैक्सेबल गुड्स वर्थ रुपीज 10 करोड़ हुज ओपन मार्केट वैल्यू। सनी कार्ड के बारे में दे रखा है, प्यारेलाल एजेंट है, सनी कार्ड कंपनी है जो चश्मे बेचती है, और प्यारेलाल को अपॉइंट किया कि आप हमारा सामान बिकवाओ एज अ डायल क्रेडिटर एजेंट। ठीक है, डायल क्रेडिटर एजेंट क्या होता है, इस पर दिमाग मत लगाओ, इसको नॉर्मल एजेंट की तरह ट्रीट करो। प्यारेलाल सिंह हैज फर्दर सोल्ड गुड्स। अब देखो इन्होंने है ना सामान दिया 10 लाख रुपए का, जिसकी मार्केट वैल्यू थी 10 करोड़, सॉरी 10 करोड़ का सामान दिया, 10 करोड़ 5 लाख रुपए इनकी मार्केट वैल्यू थी, जो कि प्यारेलाल बेच रहा है आगे 10.110 CR में। प्यारेलाल को हैज रिसीव कमीशन ऑफ 75 लाख रुपीज फ्रॉम सनी कार्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड हैज गारंटेड द पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच गुड फ्रॉम द कस्टमर टू सनी कार्ड। तो 75 लाख रुपीज का कमीशन दिया उसको सामान बेचने के लिए। प्यारेलाल हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लार्जर क्रेडिट पीरियड। 15 लाख रुपए का इसको इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा मिला, क्योंकि डायल क्रेडिट एजेंट होता है ना, डायल क्रेडिट एजेंट मतलब वो होता है जो आपको गारंटी देता है पैसा डूब गया तो भी मैं ही मतलब आपको दूंगा, मतलब अपने जो मालिक को गारंटी देता है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। ठीक है, समझ में आया आपको। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कि सनी कार्ड और प्यारेलाल की वैल्यू बताओ, किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, और जो सनी कार्ड है ना वो खुद के नाम से बेच रहा है सामान, खुद के नाम से सामान बेच रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात, क्या चल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, प्यारेलाल सिंह जो सामान बेच रहा है ना वो 10.10, अब प्यारेलाल सिंह का वैल्यू निकालना है कि प्यारेलाल सिंह को कितने पे जीएसटी देना पड़ेगा। प्यारेलाल सिंह को सामान मिला जो कि प्यारेलाल सिंह आगे बेच रहा है 10.10 CR में बेच रहा है प्यारेलाल सिंह, सेल वैल्यू हो गई प्यारेलाल सिंह की ये। और उसको कमीशन मिला 75 लाख रुपीज का, और उसको इंटरेस्ट मिला 15 लाख रुपए का, मतलब 90 लाख रुपीज का सामान और मिला इसको। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 11 CR हो गई प्यारेलाल सिंह के लिए। तो क्लियर है प्यारेलाल सिंह का, प्यारेलाल सिंह का 11 CR आ गया। बस ये ध्यान में रख लो, अभी सन्नी कार्ड पे मत उलझो, एक एक भी कर लोगे तो भी काम बन जाएगा आपका, एक भी पकड़ लिया तो भी काम बन जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्यारेलाल सिंह का आपने निकाल लिया कि भाई उसने 10.10 CR में सामान बेचा और इतना इतना सामान और मिला, इसकी वैल्यू इतनी आ गई, काम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही आसान है, एग्रीगेट टर्नओवर निकालने वाला आप निकाल लोगे, बहुत ही ईजी है। 52 भी आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 52 में पता है क्या दे रखा है, एक्स
एग्जम्प्टेड गुड्स पे आईटीसी नहीं देनी है, कुछ नहीं, कर लोगे कर लोगे, ठीक है। ये डेज कैलकुलेशन वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो डेज का तो आप ध्यान रखना कि प्रोविजनल असेसमेंट वगैरह, ठीक है। द नंबर ऑफ डेज फॉर विच टैक्स पे इंटरेस्ट कब तक का पे करना है, जैसे इस क्वेश्चन में पता है क्या दे रखा है कि आपने प्रोविजनल असेसमेंट लिया 20 अगस्त को, कंसाइनमेंट सप्लाई हुआ 20 अगस्त को, और आपने प्रोविजनल असेसमेंट लिया, और असेसमेंट फाइनलाइज हुआ 20 नवंबर को, और टैक्स आपको देना है 10,000 रुपए का, और आपने जो कि दिया 20 दिसंबर को, तो देखो 20 अगस्त का कोई आपने ट्रांजेक्शन किया 20 अगस्त को, तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी भाई, 20 सितंबर होगी ना, अगले महीने की 20 तारीख। तो 20 सितंबर, तो 21 सितंबर से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा, और कब तक लगेगा, जब तक आपने पैसा चुकाया, 21 सितंबर से 20 दिसंबर तक, 20 दिसंबर तक। ये ध्यान रखना था आपको बस इसके अंदर, ऐसे नहीं कि 21 अगस्त से इंटरेस्ट लगा दे। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही आसान है, आप कर लोगे। 57 में वो टीनेंसी राइट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम पैसा देते हैं रेजिडेंशियल ड्यूलिंग के लिए कि भाई आप किराए पे घर दे रहे हो, रहो, उस पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अगर वो टीनेंसी प्रीमियम होता है ना, अब वर्ड ध्यान रखना, टीनेंसी प्रीमियम अगर है तो उस पर जीएसटी लगता है, लेकिन रहने के लिए कोई पैसा दे रहे हैं, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्यूलिंग, उस पर जीएसटी नहीं लगता। बस इस क्वेश्चन में यही था और कुछ भी नहीं है। ये प्लेस सप्लाई का क्वेश्चन है, गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, ये सब कर लोगे, जहाँ पे भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो प्लेस सप्लाई मानते हैं। क्वेश्चंस किन किन कारण से एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते, तो 7 पॉइंट दे रखे थे, वो मैंने क्वेश्चन भी बताया, नहीं पढ़ा तो वो क्वेश्चन रट लो अभी भी कि किन किन कारण, क्या क्या रीजन है जिन पे अपन एडवांस रूलिंग, क्वेश्चन फॉर विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉर्ट, सात सात रीजन दे रखे हैं जिनके कारण अपन एडवांस रूलिंग ले सकते हैं, वो देखना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन है नहीं, बिल्कुल आसान सा है, छोड़ के जाओगे तो भी चलेगा। अब मैं कस्टम के कुछ क्वेश्चन पे आता हूँ, कस्टम के कुछ क्वेश्चन पे आता हूँ, ये कर लोगे आप, थ्योरी चैप्टर के क्वेश्चन है। अच्छा, RWA वाला मैं बताता हूँ, रेजिडेंशियल वेलफेयर डूलिंग, तो रेजिडेंशियल वेलफेयर डूलिंग के अंदर क्या था कि अगर 7,500 रुपए से ऊपर का अमाउंट होता है तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है, अदरवाइज एग्जाम्प्ट हो जाता है, 7.5 से ऊपर का अमाउंट होता है तो, ठीक है। अब इसमें पता है क्या है, इसमें ऐसा है कि 7,000 रुपए मिले, यहाँ पे भी 7,000 रुपए मिले, ये 3 BHK फ्लैट है, और 4 BHK फ्लैट के 10,000 मिले, 10,000 मिले, तो ये अमाउंट तो टैक्सेबल हो जाएगा, ये अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट मिला बैंक से, तो बैंक से इंटरेस्ट मिला वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आपको पता है। लेकिन जनरेटर परचेज किया अपन ने 4 BHK फ्लैट के लिए, तो 4 BHK फ्लैट पे तो जीएसटी आ रहा है ना, तो उस पर कोई खर्चा किया तो उसकी आईटीसी भी मिल जाएगी। पर 3 BHK फ्लैट के लिए पाइप वगैरह परचेज किए तो इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, नो आईटीसी, क्योंकि जब जीएसटी नहीं आ रहा तो काई बात की आईटीसी। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन डन है, बाकी आप निकाल लोगे इजीली, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, एक बात और, हाउस कीपिंग सर्विसेज, जैसे केटरिंग सर्विसेज स्कूल के अंदर दो चाहे स्कूल के बाहर दो एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन हाउस कीपिंग सर्विसेज स्कूल के बाहर दो तो टैक्सेबल होती है, स्कूल के अंदर दो तो एग्जाम्प्ट होती है। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है बस। अगर आपने कोई फ्रॉड वगैरह किया तो जो जो लोग इन्वॉल्व हैं सब पे पेनल्टी लगती है, तो इस क्वेश्चन में तीनों में पेनल्टी लगेगी, चाहे लेने वाला देने वाला कोई दूसरा पर्सन इन्वॉल्व है, सब पे पेनल्टी लगाए ना, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, अबेटमेंट है ना, मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 23। अब 13 पता है क्या बोलता है, पिल्फरेज बोलता है, सेक्शन नंबर 22 बोलता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, डैमेज और डिटोरेशन बोलता है सेक्शन नंबर 22, और सेक्शन नंबर 23 बोलता है डिस्ट्रक्शन। देखो, पिल्फरेज मतलब छोटी सी चोरी हुई पोर्ट पे, उसको पिल्फरेज बोलते हैं। डैमेज मतलब सामान थोड़ा सा खराब हो गया लेकिन यूजेबल कंडीशन में अभी भी यूज कर सकते हैं, और डिस्ट्रक्शन मतलब बिल्कुल ही बर्बाद हो गया, वो सेक्शन नंबर 23 के अंदर है। अब आप सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन क्या बनता है कि सेक्शन नंबर 13 कब तक के लिए एप्लीकेबल होगा, मतलब चोरी हुई पिल्फरेज, सपोज करो आपके वेयर हाउस से चोरी हो गई तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, पिल्फरेज हो गया तो। पिल्फरेज के सेक्शन कब तक एप्लीकेबल होंगे, जब तक सामान पोर्ट पर है, मतलब जब तक आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन या बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करोगे ना, तब तक ही पिल्फरेज एप्लीकेबल होगा, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जो सेक्शन नंबर 22 है, डिस्ट्रक्शन वाला, उसके अंदर पता है क्या है कि वेयर हाउस के अंदर भी डिस्ट्रक्शन या डैमेज हुआ ना, सॉरी डैमेज, डिस्ट्रक्शन नहीं, डैमेज और डिटोरेशन, डिस्ट्रक्शन का तो सेक्शन नंबर 23 था, तो अगर वेयर हाउस के अंदर भी डैमेज या डिटोरेशन हुआ, सामान खराब हुआ, तो भी आपको क्या मिलेगा, अबेटमेंट मिल जाएगा। अबेटमेंट मतलब थोड़ी सी ड्यूटी माफ हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी थी, सेक्शन नंबर 13। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे ना कि देखो, क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 72 ऐसा बोल रहा है कि गुड्स प्रिफर्ड आफ्टर अनलोडिंग एंड बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है। आफ्टर अनलोडिंग, अनलोडिंग के बाद और घर ले जाने से पहले, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, सी सी आंसर दे रखा है 72 का,
1 and 2 मतलब इसका मतलब क्या, अच्छा 1 का 2 तो नो न्यू ड्यूटी, आपको पता है कोई ड्यूटी नहीं देनी, पिल्फरेज हो गया, पिल्फरेज वाले गुड्स पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। गुड्स लॉस्ट और डेस्ट्रॉयड बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, घर ले जाने से पहले गुड्स चोरी हो गए तो अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी मिल जाएगी, डेस्ट्रॉय हो गए ना गुड्स। गुड्स डैमेज और डिटोरिएटेड 3 का 1, अरे देखो गुड्स डैमेज हुए और डिटोरिएट हुए तो उस पर अबेटमेंट मिलती है, गुड्स चोरी हो गए तो रेमिशन, रेमिशन मतलब 1 रुपए की भी ड्यूटी नहीं लगेगी, पूरी ड्यूटी माफ। समझ गए होंगे, थोड़ा सा जल्दी में बताया मैंने। द थिंग इज दैट अगर गुड्स चोरी हो गए तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, गुड्स डैमेज हो गए तो अबेटमेंट मिल जाएगी, और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो पूरी ड्यूटी रेमिट हो जाएगी। ठीक है। इंडियन टेरिटोरियल वाटर आपको पता है 12 नॉटिकल माइल, कर लोगे आप, छोड़ो। ड्यूटी किस दिन पे करते हैं, जिस दिन होम कंजम्पशन के लिए सामान लेके जाते हैं, ड्यूटी किस दिन पे करते हैं, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, मतलब जिस दिन अपन सामान घर लेके जाते हैं ना, भाई वेयर हाउस में सामान लेके गए तो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करते हैं, और वेयर हाउस से घर लेके गए तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करते हैं। तो ड्यूटी किस दिन पे करते हैं, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, वेयर हाउसिंग के टाइम नहीं देते कस्टम ड्यूटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डेस्ट्रॉयड गुड्स, गुड डेस्ट्रॉय होगा तो सेक्शन नंबर 23 लगता है डेस्ट्रॉय में। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर आल्सो एप्लीकेबल इवन अदर गुड्स आर डेस्ट्रॉयड एट वेयर हाउस। तो देखो सिंपल सी बात है, क्रक्स क्या निकल के आता है, सुनना मेरी बात। अगर सेक्शन नंबर 13 की बात करूं, पिल्फरेज, वो कब से कब तक एप्लीकेबल होगा, आफ्टर अनलोडिंग, सामान पोर्ट पे आया उतरा, और बिफोर 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 क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन ऑब्लिक वेयर हाउस, वेयर हाउस में ले जाने से पहले या फिर घर ले जाने से पहले। ठीक है। सेक्शन नंबर 22 और 23 कब एप्लीकेबल होंगे, आफ्टर अनलोडिंग, सामान पोर्ट पे उतार दिया, और वेयर हाउसिंग तक एप्लीकेबल होंगे, ये ध्यान रखना है बस। अब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता था। ठीक है। बस यही जरूरी जरूरी पॉइंट थे, अगर आपने ये ध्यान रख लिया तो कहा सेफ गार्ड ड्यूटी 3% से ज्यादा अगर अपन ओवरऑल इंपोर्ट करते हैं ना सेफ गार्ड ड्यूटी, तो 3% वाला वर्ड ध्यान रखना बस। ठीक है। क्लियर है। एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे निकालते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी निकालते हैं लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन, दोनों में से जो भी कम हो, लोअर ऑफ मार्जिन, मैंने एक वीडियो भी डाला था ना टाइप्स ऑफ ड्यूटीज का, छोटा सा वीडियो, उसमें भी बताया था। बस बाकी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, दम ज्यादा मैंने देख लिए सारे, जितना आप कर लोगे तो पूरा जल्दी जल्दी से रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक, आई विश एग्जामिशन आ जाए, काम खत्म हो, लास्ट पेपर है, बताना मुझे कैसा गया। ठीक है। प्लीज़ बताइएगा, इधर ऑन टेलीग्राम चैनल और इधर ऑन यूट्यूब, और आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से जाओ अंदर।